गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से मेरा चैनल साइंटिफिक क्लासेस में स्वागत है। आज मॉडल सेट का थर्ड पार्ट लेके आया हूं, जिसमें से ए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। और सेकंड पार्ट पूछ रहा है इट इज स्केलर और ये वेक्टर क्वांटिटी। बताना है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। कैसे? तो देखिए ई बराबर होता है एफ बाय क्यू नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट लेंगे कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये स्केलर की वेक्टर थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन इसका जो आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, तो ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है दोस्तों, द टू आइडेंटिकल कॉइल मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इन विच कॉइल मोर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इंड्यूस्ड। बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल कॉइल है, एक बना हुआ कॉपर का, एक बना हुआ एल्यूमिनियम का, और रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म, दोनों का स्पीड सेम है, दोनों एक ही फील्ड में रोटेट कर रहा है। तो पूछ रहा है कौन सा कॉइल इंड्यूस्ड करंट का मोर वैल्यू होगा। तो यहाँ पे एक बता देते हैं, क्वेश्चन का आंसर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ रहे चाहे इंड्यूस्ड करंट रहे, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कौन सा कॉइल है? आइडेंटिकल कॉइल है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज म्यूचुअल इंडक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ये म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ पे दो कॉइल है, दो कॉइल में जब एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, दूसरे कॉइल में इंड्यूस होगा, उसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड नहीं करता है कॉइल के ओरिएंटेशन पे, इसलिए जो यहाँ पे करंट का इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू होगा वो हमेशा सेम होगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। पूछा व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को यूज करने के पढ़ने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज होता है? तो बता देते हैं दोस्तों, इसमें एक्स रे का यूज होता है। एक्स रे के हेल्प की सहायता से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को एग्जामिन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आपको बताते डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन होता है, लैम्डा बराबर होता है एच बाय पी। शायद आप लोग क्लास में पढ़े होंगे। तो लैम्डा बराबर एच बाय पी। यहाँ पे दो पार्टिकल्स है, फर्स्ट पार्टिकल जो आएगा, फर्स्ट पार्टिकल के लिए लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 बराबर एच बाय क्या हो जाएगा? P1। और सेकेंड पार्टिकल के लिए जो आएगा वो आएगा लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 बराबर एच बाय P2। ठीक है ना? तो यहाँ पे निकालने बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखिए दोनों का मोमेंटम क्या दिया? इक्वल दिया हुआ है। तो P1 और P2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है। तो दोनों का रेशियो निकाला जाए, तो रेशियो निकाला जाएगा तो लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, यहाँ पे h बाय P1 बटे h बाय P2। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, h और h कैंसल, तो P2 ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 इक्वल टू P2 बाय P1, और दोनों का मोमेंटम सेम दिया हुआ है, तो P बटा P कटेगा तो आएगा 1:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा टाइप का इम्प्योरिटी पाया जाता है? इम्प्योरिटी दो टाइप में पाए जाते हैं, एक होता है ट्राईवैलेंट, एक होता है पेंटावैलेंट। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे सिलिकॉन के साथ, तो हमें मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राईवैलेंट का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए आपसे, तो एल्यूमिनियम, जिसका आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे ट्राईवैलेंट बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ट्राईवैलेंट के अंतर्गत रखा गया। तो ट्राईवैलेंट को सिलिकॉन के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है दोस्तों, ए ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन ए टर्फ ऑफ लिक्विड, व्हाट मस्ट बी द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इन ऑर्डर टू मार्क द लेंस डिसअपियर। कहने का मतलब है लिक्विड का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कितना होगा जिससे लेंस डिसअपियर हो जाए। तो हमेशा रखें दोस्तों, यहाँ पे लेंस का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स दिया है 1.5, तो हमेशा रखें लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होगा 1.5 से ग्रेटर देन होगा या उसके बराबर होगा
तो ही लेंस डिसअपियर होगा। तो द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द लिक्विड मस्ट बी, यहां पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5। दैट इज, कहने का मतलब है जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होना चाहिए, जो म्यू है रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को, तो जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होगा 1.5 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, तभी लेंस डिसअपियर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सनलाइट बाय द ओजोन लेयर। क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन लेयर के द्वारा कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एब्जॉर्प्शन होगा। तो याद रखिए दोस्तों, सनलाइट से एक रे निकलता है, उस रे का नाम है यूवी रे। यूवी रे या इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। तो अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब करता है कौन सा लेयर, ओजोन लेयर। तो इसका आंसर होगा यूवी रे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप का पाया जाता है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो ये तीनों मैग्नेटिक मटेरियल में से किसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, पूछ रहा है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि राइट बायट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बायट-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला लिखने बोल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r बटे क्या हो जाएगा आर क्यू। इधर वेक्टर लगा हुआ, इधर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो dv वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर बटे क्या हो जाएगा आर क्यू। ये बायट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 26। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इंक्लोजिंग ए चार्ज इज हाफ्ड, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज। बोल रहा है कि गॉसियन सरफेस के रेडियस को हाफ कर दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस से क्या चेंज होगा। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस का, वह रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस से नॉट चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस विल नॉट चेंज, या तो रिमेन्स सेम रहेगा। ठीक है, अगर रेडियस को हाफ कर रहे हैं तो गॉसियन सरफेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करता है। तो ध्यान दें दोस्तों, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचे तो यहाँ पे डायरेक्शन दे देगा। इस पॉइंट पे खींचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा टेंजेंट। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर क्रॉस करेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गया। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो दो डायरेक्शन आ जाएगा, मतलब एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे दो टेंजेंट खींचेंगे तो दो डायरेक्शन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो यहां पे लिखा है इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is never possible, so two electric field lines never cross each other। आपको हम समझाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, और उसके बाद अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेगा, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दो डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जिसके के कारण एक जगह पे एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल चेंजेस,
whenever the magnetic flux linked with coil changes EMF induced in a coil, this phenomenon is called electromagnetic induction. बोल रहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब लिंक करेगा किससे, क्वाइल चेंजेस से, मतलब मैग्नेट को जब भी आगे पीछे करेंगे तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो लिंक किससे करेगा, क्वाइल से, और क्वाइल से जैसे ही लिंक करेगा तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। हमेशा याद रखें, ईएमएफ इंड्यूस्ड कराने के लिए या तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए या तो क्वाइल चेंज होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चेंज होना चाहिए, दोनों चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, या तो क्वाइल चेंज होना चाहिए या तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। इस चीज को लिखे हैं, whenever the magnetic flux linked with coil changes and EMF is induced in this coil, this phenomenon is called electromagnetic induction। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, राइट सम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ प्रॉपर्टी को लिखना है। तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम प्रोपागेट होने के लिए जरूरी नहीं होता है। तो पहला प्रॉपर्टी, EMW डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर इसे कोई मीडियम का जरूरत नहीं है तो ये आराम से फ्री स्पेस और वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। दिस वेव ट्रेवल इन फ्री स्पेस या तो वैक्यूम विथ अ स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा आता है, द स्पीड ऑफ EMW इज गिवन बाय द रिलेशन। इस रिलेशन से हमें, इस फॉर्मूला से EMW के स्पीड को निकाल सकते हैं। रिलेशन क्या है, V = 1/√μ0ε0। और फोर्थ प्रॉपर्टी है, इट इज ए ट्रांसवर्स इन नेचर। इनमें से कोई दो प्रॉपर्टी भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है एक नंबर का, तो एक नंबर आराम से मिल जाएगा दो प्रॉपर्टी लिखने पर भी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है, एक सोर्स से दो लाइट निकले और दोनों लाइट का वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और दोनों का फेज डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए या तो जीरो आना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। पहला बोल रहे हैं कि एक लाइट सोर्स से दो लाइट निकले और दोनों लाइट का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए। द सोर्सेस ऑफ लाइट इमिटिंग लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, having a zero or constant phase difference are called coherent sources of light। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव को एक्सप्लेन करें। तो यहां पे ध्यान दे कि अगर एक वेव का क्रेस्ट है, यहां पे ध्यान दे, अगर एक वेव, जैसे मान लेते वेव ये है और दूसरा वाला वेव एक और है यहां पे, इस प्रकार से, मतलब दोनों वेव का क्रेस्ट एक दूसरे पर फॉल हो और दोनों वेव का टर्फ एक दूसरे पर फॉल हो, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इस समय जो y होगा, जो नेट वेव होगा, वो क्या होगा, जुट के निकलेगा, y = y1 + y2। अरे यही वाला चीज यहां पे ध्यान दे, अगर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के टर्फ के ऊपर फॉल हो, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के टर्फ के ऊपर फॉल हो और दूसरे वेव का क्रेस्ट पहले वेव के टर्फ के ऊपर फॉल हो, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और इस समय जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है या तो वेक्टर सम प्लस का हो जाएगा या तो माइनस का हो जाएगा। तो यही चीज लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। बोल रहा है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट वेव का होगा, जिसको बोला जाएगा दोनों वेव को जोड़ के जो एक सिंगल वेव आएगा, उस वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। ये इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। ध्यान दें, यहाँ पे दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल का मोमेंटम को सेम कर दे रहा है, मतलब P1 और हमारा P2 है, इसको मान लेते हैं P अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों पार्टिकल का मोमेंटम क्या दिया, सेम दिया हुआ है, इसलिए इसको P मान लिए। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालने बोल रहा है, तो लैम्डा बराबर हम लोग पढ़ के रखे हैं h/p।
तो ये पहले पार्टिकल का तो लैम्डा 1 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, और दूसरे पार्टिकल का क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H/P2। यहाँ पे ध्यान दे, दोनों का वेवलेंथ सेम है, H और H कैंसिल हो गया, P1 और P2 आपस में सेम है तो कट जाएगा, तो कितना रेशियो आएगा, 1/1 आएगा, मतलब 1:1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मोमेंटम सेम, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो रेशियो आएगा 1:1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ये डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट separates two energy level in an atom. What is the frequency of radiation emitted when the atoms makes a transition from the upper to the lower level? बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, दो एनर्जी लेवल है, दोनों एनर्जी लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद बोला है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, हमें निकालने बोला है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हम लोग पढ़ के रखे हैं E बराबर एच न्यू। तो न्यू क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी, एच हमारा क्या प्लैंक कांस्टेंट, E हमारा क्या है एनर्जी। तो क्या न्यू इक्वल टू E/h लिखेंगे। हमारा यहाँ एनर्जी दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे, और जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमें प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पता है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 3.68 इंटू 10⁻19 जूल, और नीचे आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। जब पूरे को सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करके आएगा 5.56 इंटू 10⁻14, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है, तो यहां हो जाएगा हर्ज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 5.56 इंटू 10⁻14 हर्ज हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, डिफरेंशिएट एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है ये बताना है। तो एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर लिखेंगे, एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। नेगेटिव किसको बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को। तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इसलिए एन टाइप कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पॉजिटिव यहां होल को माना जाता है, तो होल यहां पे ज्यादा हो जाएगा पी टाइप में। एन टाइप पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पी टाइप में होल ज्यादा। तो यहां पे जब भी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम को प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ऐड करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर आएगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर आएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आ जाएगा। तो एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम टू ए प्योर सेमीकंडक्टर गिव्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। एडिशन ऑफ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम टू ए प्योर सेमीकंडक्टर गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हमारा ये पेंटावैलेंट कौन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, बिस्मुथ है। तो जब भी सिलिकॉन हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है और फास्फोरस हमारा पेंटावैलेंट है, तो सिलिकॉन को जब भी डॉप करेंगे फास्फोरस के साथ, या सिलिकॉन को जब भी डॉप करेंगे आर्सेनिक के साथ, तो हमें एन टाइप मिलेगा। जब भी सिलिकॉन को डॉप करेंगे बोरोन के साथ, चाहे सिलिकॉन को डॉप करेंगे एल्युमिनियम के साथ, तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ फ्री होल्स। एन टाइप मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा मात्रा होगा किससे, पॉजिटिव से। पॉजिटिव यहाँ पे कौन है, होल। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मोर देन नंबर ऑफ फ्री होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ फ्री होल्स से। यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा, पॉजिटिव मतलब होल ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन से, तो नंबर ऑफ फ्री होल्स इज मोर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट आते हैं, फर्मी लेवल लाइज नियर कंडक्शन बैंड, फर्मी लेवल लाइज नियर वैलेंस बैंड। इसका हाई कंडक्टिविटी होता है, इसका लो कंडक्टिविटी होता है। इसे डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं और इसे एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। एन टाइप में पेंटावैलेंट मिलाएंगे, पी टाइप में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को मिलाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री होल्स ज्यादा होगा। यहाँ पे फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के सामने पाया जाएगा, यहाँ पे फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के सामने पाया जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर हाई कंडक्टिविटी होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में लो कंडक्टिविटी होता है। इसे डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है, इसे एक्सेप्टर टाइप
सेमीकंडक्टर बोला जाएगा। ये हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं सारा टॉपिक आपको, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि इसका हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।